जहां सत्य ने पहला साहस किया, जहां अन्याय पहली बार झुका, जहां सत्याग्रह ने एक कानून को जन्म दिया और एक देश को चेतना। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की बुनियाद भी है। बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है और यह कदम हमें ले जाते हैं उस जगह जहां भारत जागा था। हरे भरे खेत, दूर तक फैले आम के बाग और इतिहास की अनगिनत परतें अपने भीतर समेटे। यह है बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा चंपारण। इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक अद्भुत संगम। चंपारण का यह क्षेत्र इतिहास को समझने और उसे महसूस करने के लिए अपने आप में एक जीती जागती पाठशाला है। नदियों और झीलों से घिरा चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के माध्यम से आज न केवल वन्य जीवों का संरक्षण कर रहा है, बल्कि पर्यटकों को प्रकृति की गोद में एक शांत और सुकून भरा अनुभव लेने का मौका भी दे रहा है। यहीं स्थित है भगवान बुद्ध को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य केसरिया स्तूप। यहीं से भगवान बुद्ध ने शांति और करुणा का संदेश दिया था और इसी शांति के संदेश को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा में ढाला। भारत की राह यूरोप की राह नहीं है। भारत न तो कलकत्ता है न ही बंबई। असली भारत तो उसके 7 लाख गांवों में बसता है। गांव में बसता असली भारत कौन जानता था? साउथ अफ्रीका से आए वकील के वाक्य अंग्रेजी अत्याचार से थक चुके भारत के गांव में एक नई जान फूंक देंगे। यह सिर्फ सत्याग्रह की शुरुआत नहीं थी, यह था पूरी भारत की आत्मा का जागरण। पर 20वीं सदी की शुरुआत में प्रकृति की सुंदरता में लिपटे इस चंपारण की खुशबू में मिल चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म की कड़वाहट खेतों की हरियाली के नीचे दबा था किसानों का दर्द, और चंपा की खुशबू पर हावी हो चुका था नील की खेती का जबरदस्ती थोप दिया गया अंधेरा। जब गांधी जी ने चंपारण के किसानों की पुकार सुनी तो वो सीधा मोतिहारी नहीं पहुंचे। मजरूल हक साहब के सुझाव पर उन्होंने तिरहुत डिवीजन आयुक्त और बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मुख्यालय मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। उसी शाम वो वहां की ट्रेन में बैठ गए और इस पूरी यात्रा में उनके साथ थे राजकुमार शुक्ल। उधर मजरूल हक साहब ने गांधी जी के मुजफ्फरपुर आने की सूचना अपने मित्र और जेबीबी कॉलेज के प्रोफेसर रहे जेबी कृपलानी जी को पहुंचाई। जेबीबी कॉलेज, जिसे अब लंगट सिंह कॉलेज कहते हैं, बिहार में उन दिनों के संघर्षों का एक केंद्र बिंदु था। गांधी जी के मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले कृपलानी जी अपना इस्तीफा दे चुके थे। अब वो अपने सहयोगी प्रोफेसर मलकानी के साथ उन्हीं के कमरे में रहते थे, तो गांधी जी को अपने साथ यहां पर लेकर आए। अब जरा सोचिए, कैसे एक धोती कुर्ता पहने साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने हजारों लाखों युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। यही वह समय था जब देश भर के युवा स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। बस जरूरत थी उन्हें सही दिशा दिखाने की। अंधकार के उस दौर में रोशनी की किरण बनकर उभरे मोहनदास करमचंद गांधी। उस रात इस कमरे में एक चुप्पी थी, पर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा चीख रही थी। कृपलानी जी महात्मा गांधी को चंपारण में हो रहे अत्याचारों की विस्तृत जानकारी दे रहे थे, खास तौर पर तिरहुत डिवीजन की। उस रात इस हॉस्टल में एक अजीब सा सन्नाटा था।
अगली सुबह कुछ वकील गांधी जी से मिलने आए। इनमें से एक थे रामनवमी प्रसाद। उन्होंने गांधी जी से कहा कि जिस काम के लिए वह यहाँ आए हैं वह यहाँ रहकर नहीं हो सकता। इसके लिए गांधी जी को उनके साथ गया बाबू के घर चलना चाहिए। गांधी जी शायद उनकी आवाज की गहराई से आ रही सच्चाई को समझ गए थे। उन्होंने गया बाबू के घर जाने का निर्णय लिया। तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरी से और नील किसानों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बाबू ब्रज किशोर भी दरभंगा से पहुंच चुके थे। मुजफ्फरपुर के रमना इलाके में खड़ा गया बाबू का यह घर कभी महात्मा गांधी यहां ठहरे थे, इसका साक्षी रहा था। इस धरोहर को संजोने के लिए बिहार सरकार ने गांधी सर्किट के अंतर्गत इसे संरक्षित कर संग्रहालय बनाने की पहल की है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि यहीं से बदला था भारत के संघर्ष का रास्ता। बाबू ब्रज किशोर ने इसी जगह पर गांधी जी को मुकदमों से जुड़े दस्तावेज दिखाए और जमीनी हालात बताए। गांधी जी ने यहां जो सुना वह चौंकाने वाला था। नील की खेती से जुड़े किसानों की व्यथा, साहूकारों और नीलहों के अत्याचारों की कहानियां और प्रशासन की चुप्पी, सब कुछ एक त्रासदी की तस्वीर थी। कानूनी दस्तावेजों को देखकर गांधी जी ने कहा कि हमें अब न्यायालय से उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए। बाबू ब्रज किशोर ने गांधी जी को हर संभव सहायता के आश्वासन दिया और 12 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने तिरहुत डिवीजन आयुक्त मिस्टर LF मॉर्सहेड को पत्र लिखकर अपने चंपारण आने का कारण और उनसे मिलने का समय मांगा। उसी शाम मॉर्सहेड का जवाब भी आया। जवाब में लिखा था कि चंपारण में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है और गांधी जी को चंपारण न जाने की सलाह दी। पर गांधी जी अपना इरादा बदलने वाले नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे जिस तरह उन्हें चंपारण जाने से रोका जा रहा है वहां की स्थितियां ज्यादा खराब है। इसलिए 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी एक छोटी सी ट्रेन में बैठकर मोतिहारी के लिए रवाना हुए और साथ में थे राजकुमार शुक्ल और कुछ स्थानीय सहयोगी। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक विचार की यात्रा थी, एक ऐसा विचार जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देने वाला था। मैं आज जिस जगह पर खड़ा हूं यह मोतिहारी का रेलवे स्टेशन है, जिसे चंपारण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मेरी मानिए ये भारत के आत्मसम्मान का पहला मोर्चा, इसे अब बापूधाम मोतिहारी स्टेशन भी कहते हैं। मोतिहारी सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि समय की बहती हुई जीवन गाथा है, जिसकी शांति और गहराई की साक्षी है मोती झील। इस झील की शांत लहरों और डूबते सूरज की छाया में हर यात्री ठहरने और आत्मा की गहराई महसूस करने लगता है। जब गांधी जी यहां पर आए थे तो उनके स्वागत के लिए आए तमाम लोगों को यह तक नहीं मालूम था कि उनके बीच कौन आ रहा है। मोतिहारी पहुंचने के बाद गांधी जी का अगला कदम था गांव-गांव जाकर किसानों से मिलना। और इन्हीं गांवों में से एक था जसौली पट्टी। एक छोटा सा गांव, लेकिन 1917 में यह गांव नील के किसानों के दुख, दर्द और कष्टों का खुला दस्तावेज था। 3 कठिया प्रथा यानी जमीन के 3 भाग पर जबरदस्ती नील की खेती और बचे हुए 1 भाग की उपज पर लगान के अत्याचार ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। नील की बिक्री से ज्यादातर मुनाफा अंग्रेज और उनके ठेकेदार ले जाते, जबकि किसानों के हिस्से में आती थी भूख और लाचारी। गांधी जी ने यहां पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और उनकी गवाही दर्ज की। जसौली पट्टी में गांधी जी ने यह महसूस किया कि सत्याग्रह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं होगा, बल्कि सामाजिक जागृति का एक आंदोलन भी बनेगा। इसी गांव में गांधी जी और उनके सहयोगियों ने किसानों के बयान दर्ज किए
और उन्हें स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र दिया। आपका और इस जगह का जी जी। गांधी जी से और खासकर आपके परिवार का भी मैंने सुना, क्या जी। जुड़ा हुआ है? जब अंग्रेजों का शासन था, कोठी का अपनी व्यवस्थाएं थी नील की खेती को लेकर के, तो उस समय हम लोग का परिवार उससे जुड़ा हुआ था। इनकम ऑफ सोर्स का जो पार्ट था जी। वो नील की खेती थी। 5 कठिया, फिर 3 कठिया को लेकर के कि 1 बीघा में 5 कट्ठा लगाना है, फिर उस नियम कानून को बदल करके फिर 3 कट्ठा की व्यवस्था हुई। लेकिन जो व्यवस्थाएं चली और एक तरफ इनकम ऑफ सोर्स कम हो रहा था, दूसरे तरफ अंग्रेजों के तरफ से टैक्स लगाए जाते रहे। लोग तंग होकर के उस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होने लगे। गांधी जी को आने का मुख्य मकसद था कि यहाँ के किसानों की जो पीड़ा थी, जो प्रताड़ित लोग थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो हमारी पीड़ा को ठीक करे, दूर करे, हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाए। और भारत भूमि पर पहला किसानों का बयान जसौली पट्टी में हुआ। आपके लिए आज गांधी जी कितने प्रासंगिक हैं, आज के खासकर युवाओं के लिए? गांधी जी ने एक सटीक अपना विचार दिया कि मेरा जीवन ही संदेश है। इस विचार को मेरे मन में लगा कि भाई जिसका जीवन ही संदेश है, मैंने जो मैं करता हूँ आपको लगता है कि इसी तरह से करना चाहिए तो आप हमको करिए, हमको किसी मूर्ति में कैद मत करिए। जब हम चंपारण की मिट्टी में गांधी जी के कदमों के निशान तलाशते हैं तो एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, नील की कोठी। नील की कोठी दरअसल यूरोपीय नील्हों द्वारा बनवाए गए कारखाने या हवेली नुमा ऑफिस थे, जहां नील की पत्तियों को उबालकर उससे रंग तैयार किया जाता था। इन कोठियों के आसपास फैली होती थीं किसानों से छीनी गई जमीनें, जहां उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। कोठी के अंदर होता था अंग्रेज साहब का दफ्तर, यानी अत्याचार का संचालन केंद्र, और बाहर होता था किसानों की लाचारी का मूक दृश्य। इन दीवारों ने कभी हजारों किसानों की सिसकियां सुनी होंगी, पर आज ये खामोश खड़ी है। लेकिन इतिहास बोल रहा है, बापू आए थे और शोषण हारा था। आखिर यह तो बस शुरुआत थी। इतिहास की यह गूंज आगे भी बढ़ी, एक गांव से दूसरे गांव तक, हर खेत, हर चौपाल तक। और इस यात्रा का अगला पड़ाव था छंद्रिया। यह गांव भी बेतिया राज के जमीन के दायरे में आता था और यहाँ के किसान भी नील की खेती से बहुत त्रस्त थे। चंद्रैया में गांधी जी ने न केवल किसानों के बयान दर्ज किए, बल्कि यहाँ के गांव वालों के साथ लंबी बैठकों का आयोजन भी किया। उन्होंने समझाया कि हिंसा के बिना भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। आज भी बूढ़े किसानों की आंखों में वो यादें ताजा हैं जब गांधी जी उनके घर की चौखट पर खड़े हुए थे। इन गांवों की मिट्टी में आज भी वो एहसास है कि कभी यहां से एक ऐसी गूंज उठी थी जिसने पूरे देश को जगा दिया। जसौली पट्टी, चंद्रैया, भीतिहरवा, यह चंपारण के उस आंदोलन के मूक साक्षी रहे हैं जिसने भारत को सिखाया कि सत्य और हिंसा किसी भी साम्राज्य को हिला सकते हैं। गांधी जी अभी गांवों का सर्वेक्षण कर ही रहे थे कि ब्रिटिश प्रशासन को उनके काम से घबराहट होने लगी। मोतिहारी के कलेक्टर ने गांधी जी को आदेश भेजा कि आप तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी ने जवाब में जो किया वही भारतीय इतिहास का पहला निर्णायक मोड़ बन गया। उन्होंने लिखा, मैं चंपारण नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पीड़ितों की पीड़ा समझूं और उसे दूर करने का प्रयास करूं। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। गांधी जी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर जब फैली तो पूरे बिहार से वकीलों, बुद्धिजीवियों और किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, कृष्ण बल्लभ सहाय जैसे नेता गांधी जी के साथ खड़े हो गए।
18 अप्रैल 1917 मोतिहारी कचहरी का दृश्य बहुत ही असामान्य था। एक शांत विनम्र धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति यहां की अदालत में उपस्थित हुआ। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से पूछा, क्या आप अपना गुनाह मानते हैं? गांधी जी ने बड़े ही विनम्रता से उनका उत्तर दिया, मैं कानून का आदर करता हूं, लेकिन अगर टकराव नैतिकता और कानून के बीच में होगा तो मेरा धर्म है कि मैं नैतिकता का पालन करूं, और इसके लिए यदि मुझे सजा मिलती है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। इस ऐतिहासिक वक्तव्य ने कचहरी में सन्नाटा फैला दिया। मजिस्ट्रेट भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने गांधी जी को 100 रुपए जुर्माने के साथ रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने वह 100 रुपए देने से भी इनकार कर दिया। अंततः मजिस्ट्रेट को गांधी जी को बिना शर्त रिहा करना पड़ा और एक समिति के गठन का आदेश देना पड़ा। मोतिहारी की इस पेशी को भारत में सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पहली आधिकारिक घोषणा माना जाता है। मोतिहारी कोर्ट से रिहा होने के बाद गांधी जी बेतिया में कुछ दिन हजारीमल धर्मशाला में रहे। बाबू हजारीमल बेतिया के प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवी थे। गांधी जी के लिए यह केवल ठहरने का स्थान नहीं था, बल्कि चंपारण आंदोलन की शुरुआती रणनीतियां यहीं से तय होती थीं। दिन के उजाले में यह स्थान किसानों की शिकायतें और बयान दर्ज करने का केंद्र बन जाता था, और रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में यहीं से आंदोलन की दिशा तय होती थी। जॉर्ज चंदर को गांधी ने उस दिन यही बताया, जो आपका जो कानून है वह कानून कमज़ोर है, इससे शोषण होता है और इस कानून को हम नहीं मानते हैं। उन्होंने एक शब्द में कहा, जो हम ऊपर वाले के कानून को मानते हैं, आपके कानून को नहीं मानते हैं। पूरे ब्रिटिश सरकार इसलिए हिल गई, जो महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में आकर के ब्रिटिश के ऑफिसर के कोर्ट में कहा था, जो आपके कानून को हम नहीं मानते हैं। और गांधी यही कहने वाले थे, उनको यही आईना दिखाने वाले थे, जो आपके रूल में भी खामी है और आपके ऑर्डर में भी खामी है। और सरकार को लगा, जो यदि गांधी इस चीज़ को पूरी दुनिया को बताने में सफल हो जाएंगे तो ना सिर्फ हम भारत से हमारा पैर उखड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया से पैर उखड़ जाएगा। और आप यदि इतिहास पढ़ेंगे तो जो चंपारण से सूत्रपात हुई थी गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का, उस सत्याग्रह के कारण गांधी ने पूरे विश्व से ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। तो गांधी ने न सिर्फ चंपारण के 18 तारीख को एक नई चैप्टर्स की शुरुआत की पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का, एक पहली वो कदम माना जाता है। दूसरी बात, उन्होंने एक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर दी, जिसको स्वयं गांधी ने ट्रेंड किया था। और चंपारण में गांधी ने जब ये एक एपिसोड चल रहा था, जब उनकी कमेटी गठित हो गई है जिसमें गांधी भी सदस्य हैं और लोगों की गवाहियां ली जा रही थीं, उसके बाद गांधी ने कहा, जो ये चंपारण के किसान यहाँ से इनकी स्थिति में बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बदलाव? यदि एक शोषण से ये निकलेंगे, दूर होंगे, तो दूसरा शोषण इनको घेर लेगा। चूँकि इनमें अशिक्षा की कमी है, ये बीमार रहते हैं, तो गांधी ने वहाँ पर स्कूल खोलने का अभियान चलाया। और उन्होंने वहाँ पर बरहड़वा लखन सेन, भितरवा और मधुबन में स्कूल खोला। उन्होंने वहाँ के लोगों को, महिलाओं को अवेयर करना सिखाया। कस्तूरबा को लगाया, पूना से और दूसरे जगहों से महिला कार्यकर्ताओं को लगाया, और हेल्थ के प्रति कंससनेस बढ़ाया, शिक्षा के प्रति कंससनेस बढ़ाया, लालन पालन के प्रति कंससनेस बढ़ाया। और धीरे धीरे गांधी ने वहाँ पर में एक ऐसा वो समाज का निर्माण गांधी ने करना शुरू कर दिया था, जो गांधी के सपनों के अनुसार होता यह देश, तो शायद आज वो पूरा देश खुशहाल हो गया। और गांधी ने पूरे देश में चंपारण के इसी अस्त्र शस्त्र को, जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह है और लोगों का समर्थन है, इसी को आधार बना करके गांधी ने 1901 असहयोग में, या फिर नमक सत्याग्रह में, या फिर 1942 की क्रांति में, वो उन्होंने इसी का सहारा लिया। और आज देश आज़ाद है, और हम एक गीत गाने के लिए यहाँ तैयार होते हैं, जो बिना खड़ग बिना ताल उसने देश को आज़ाद कर दिया। सत्य और अहिंसा ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो आत्मबल था जिसने निहत्थे भारतीयों को सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत के सामने खड़ा कर दिया था। इस सत्याग्रह का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं था,
बल्कि उस अन्याय को उजागर करना था जिसे सत्ता सामान्य बना देना चाहती थी। धीरे धीरे किसानों की पीड़ा ने जन आंदोलन का रूप लिया और अपने सवालों को लेकर अंग्रेजी शासन के दरवाजों पर दस्तक दी। क्या गांधी जी के नेतृत्व में जुटे साक्ष्यों और दबाव का कोई हल निकला? क्या इस क्रूर अंग्रेजी हुकूमत ने माना कि किसानों का शोषण हो रहा था? मोतिहारी की अदालत में जब गांधी जी ने कहा था, यदि अन्याय कानून बन जाए तो मेरा धर्म है मैं उसका उल्लंघन करूं, क्या अंग्रेजी हुकूमत के पास गांधी जी के साहस का जवाब था? झांकेंगे इतिहास के पन्नों में और जानेंगे कि कैसे चंपारण में डर के साए में रह रहे लोगों की आवाज पूरे देश की आवाज बनी। यह सिर्फ सत्याग्रह की शुरुआत नहीं थी, यह था नए भारत की आत्मा का जागरण। यह यात्रा सिर्फ अतीत को समझने की नहीं, बल्कि आज के बिहार को महसूस करने की भी है। जैसे कि मुजफ्फरपुर के लीची गार्डन, जहां बिहार की मेहनत और प्यार यहां की वर्ल्ड फेमस लीची से पूरी दुनिया का मुंह मीठा कर रहा है। यही से नजदीक है मोतिहारी का जॉर्ज ऑरवेल संग्रहालय, जहां शब्द और संघर्ष दोनों ने समाज को आईना दिखाया। ये वही जमीन है जहां विचारों ने विद्रोह की भाषा सीखी, और इसी मिट्टी पर है भगवान बुद्ध की करुणा और शांति का प्रतीक केसरिया स्तूप, और इस शांति को अपने अंदर समेटे बेतिया के माधोपुर स्थित यह अमवा मन झील, जहां प्रकृति की शांति और इतिहास की गूंज एक साथ मिलती है। मानो बिहार की आत्मा यहीं ठहर कर सांस लेती हो।